नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिश्रा मंथन मंत्रा एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे हम प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे थे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूनिट 10 आयोग, और उसमें आज हम एक नया विषय लेके आए हैं कैग। क्लियर दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अपन चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कैग दोस्तों, छोटी छोटी बातें, इसमें ज़्यादा हमें गप्पे मारने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। महानियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक लेखा परीक्षक, बात एक ही है। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कहा जाता है। कॉम्प्ट्रोलर का मतलब है कंट्रोल करने वाला, ऑडिट का मतलब है हमारे जो लेखा है उनका परीक्षण करने वाला, ठीक है। और जनरल का मतलब है इस विभाग का मुखिया, अध्यक्ष, तो वो कहलाता है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये पद कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। हमारे संविधान के द्वारा भारतीयों के, हमारे देशवासियों के जो पैसे इकट्ठे होते हैं, उस पैसों से हम योजनाएं बनाते हैं, बजट बनाते हैं, और सरकार उस पैसे का खर्चा करती है जनता पर वो सही जगह हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, उस पर गड़बड़ियाँ तो नहीं हुई हैं, नियम के अनुसार हुआ है, ये सब जांचने के लिए एक विभाग का निर्माण किया गया। वो विभाग लेखा परीक्षण विभाग कहलाता था। बाद में लेखा को और परीक्षा को अलग कर दिया गया, क्योंकि जो लिखेगा ही और लिखने की ही परीक्षा होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लेखा और लेखा परीक्षण को अलग कर दिया गया। तो परीक्षण विभाग का मुखिया कहलाता है कैग। तो हमारे द्वारा किए गए खर्चों की जांच करने वाला अधिकारी कहलाता है कैग। तो अब हम इसको सीधा सीधा आगे चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करें दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का संसद, ये क्या है? भारत का संसद, ठीक है, और ये है कैग, ठीक है दोस्तों। तो भारत के संविधान, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? भारत के संविधान, ठीक है। ये मैं कैग के बारे में, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे पदमुक्ति होती है, कितना कार्यकाल होता है, सभी आयोगों के बारे में शुरू के 3 से 4 लेक्चरों में मैं पूरा डिटेल में आपको कंपैरिजन करके बता चुका हूं दोस्तों। तो यदि आप पे पहली बार देख रहे हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पुराने लेक्चरों को आप एक बार देख लें, तो आप सभी जितने भी आयोग हैं उनको कंफर्टेबली आप याद कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो थोड़ी सा कि जो भारत का संविधान है, इस संविधान का भाग 5, करेक्ट है। इस संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 में वर्णित किया गया है कैग का पद। आर्टिकल 148 में वर्णित किया गया है कैग का पद, ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 148 में बोला गया है कि भारत का एक कैग होगा और उस कैग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो नियुक्ति के बारे में सीधा सीधा कहा गया है कि कैग होगा संविधान में और इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति के कामों के बारे में क्या रहेगा, कैसी सेवा शर्तें रहेंगी, उसकी क्या योग्यता होगी, कितना समय होगा, सेवा काल क्या होगा, वेतनमान क्या होगा, कितने सदस्य होंगे, कितने समय तक पद पर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि इसका कार्यकाल, क्या बोल सकते हैं, इसका कार्यकाल, इसकी योग्यता, इसमें कुल सदस्य संख्या, ठीक है, इनका वेतन भत्ते, क्लियर है दोस्तों। तो इन सब को कहा जाता है सेवा शर्तें। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? सेवा शर्तें। तो सेवा शर्तों के बारे में संविधान के आर्टिकल 149 में, संविधान के आर्टिकल 149 में कहा गया है कि इसका सेवा शर्तों का निर्धारण भारत के संसद के द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। क्लियर है? तो देखो अंतर क्या है, आर्टिकल 148 में अंतर और 149 में क्या अंतर है दोस्तों? कि भारत के भाग 5 के आर्टिकल 148 में कहा गया है कि लेखा परीक्षण के लिए एक अधिकारी होगा जिसे कैग कहा जाएगा और उसकी नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। तो पद आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति कहलाएगा कैग। क्लियर है? लेकिन उसकी
कार्यकाल, उसकी योग्यताएं, उसकी संख्याएं, उसके वेतन भत्ते, ये ऐसी चीजें कहलाती हैं सेवा शर्तें। तो इसकी सेवा शर्तें क्या होगी? तो इस आर्टिकल 149 में कहा गया है कि इसकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार होगा भारत की संसद को, भारत की संसद को। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की संसद ने कैग अधिनियम 1971, कौन सा अधिनियम है दोस्तों? कैग का अधिनियम 1971, क्या बोला जाएगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 का निर्माण किया और इसी अधिनियम के तहत इसकी सेवा शर्तें, योग्यताएं, कार्यकाल वगैरह का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। किसके लिए? कैग के लिए। दूसरा, इसको दर्जा दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, इसको क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है, तो इसको पदमुक्ति से सुरक्षा के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण किया गया है और कहा गया है इसे उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जैसे, अर्थात कैसे हटाया जाता है? तो दोनों सदनों के बहुमत के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के बहुमत पारित होने पर हटाया जा सकता है किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो कैग को भी उसी विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। उसका वेतनमान, भत्ते वगैरह 1971 के अधिनियम में ये सब चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है। थोड़ी सा पर्सपेक्टिव, इसका पुराना इतिहास देख लो दोस्तों। तो यह पद ब्रिटिश कालीन है, और अगर ब्रिटिश कालीन पद है तो जब अंग्रेज भारत में थे तभी उन्हीं की जो कंपनी आती थी, कंपनियों के ऑडिट करने के लिए, कंपनियों के लेखाओं की जांच करने के लिए इसका पद का सृजन किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बाद में 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने विभागीय व्यवस्था चालू की तो विभागीय व्यवस्था में इसके एक अलग से विभाग का निर्माण कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के साथ में इनकी व्यवस्था करने की बात की गई, और 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में महालेखा विभाग की अलग से स्थापना की गई। और भारत में 26 जनवरी 1950 में ये पहली बार नियुक्त हुए वास्तविक अपने वर्तमान प्रारूप में। और जो पहले व्यक्ति था वो थे नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। जो पहले कैग थे भारत के वो नरहरि राव थे दोस्तों। और अभी 14वें यानी वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना दोस्तों। तो ये दो ध्यान रखना है कि वर्तमान कौन है, प्रथम कौन थे? नरहरि राव। और वर्तमान कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। तो ये तो करंट की इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ ही लोगे, पर इसको थोड़ी सा ध्यान देखना। फिर से बात करते हैं। तो ये संविधान के भाग 5 में वर्णित था। संविधान के भाग 5 में 148 से लेके 151 तक कैग के संबंध में वर्णित किया गया है। 148 से कहां तक है? 151 तक। ठीक है। तो 148 में कहा गया है एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। 148 के बाद 149 आता है, उसमें कहा गया है कि इसके कार्यकाल, योग्यता, संख्या, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, इनकी आपस वगैरह में खर्चा, इन सब के बारे में कौन निर्धारित करेगा? तो भारत की भारत की संसद के द्वारा अधिनियम बना के इसका निर्धारण किया जाएगा। और संसद ने अधिनियम बनाया तो वो अधिनियम क्या कहलाया? नियंत्रक लेखा महापरीक्षक अधिनियम 1971। तो इसी अधिनियम 1971 के तहत कैग को कार्य सौंपा गया है। और इसी अधिनियम के तहत कैग भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होने के नाते लेखा विभाग का मुखिया और अंकेक्षण कार्य का मुखिया दोनों एक साथ एंजॉय करता है ये पद को, यानी इन पदों की ड्यूटी करता है। बाद में अपन आगे चल के बताएंगे कि 1976 के संशोधन में लेखा परीक्षण विभाग से इसको पृथक कर दिया गया। लेखा विभाग से, परीक्षण नहीं, लेखा विभाग से इसको पृथक कर दिया गया।
तो दोस्तों इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपन थोड़ी सा आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, अपन फिर स्टार्ट किए कि इस तरह संसद के 149 आर्टिकल के तहत 1971 के अधिनियम के आधार पर निर्माण हुआ किसका, किस पद का, कैग का। अब दोस्तों कैग का चलते हैं। तो कैग का काम क्या है, कैग का काम क्या है? तो कैग के दोस्तों दो काम रखे गए थे। ठीक है, कैग के दो काम रखे गए थे। सबसे पहला काम जो था वो था लेखा परीक्षण। क्या काम था? लेखा परीक्षण, करेक्ट है। और दूसरा काम था, देखो दोस्तों, लेखा। दूसरा काम था लेखा। लेखा को कहा जाता है अकाउंटिंग। क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग। ठीक है। और परीक्षण को कहा जाता है दोस्तों ऑडिटिंग। ठीक है। तो जहां ऑडिट का भी काम करता था, वहीं अकाउंटिंग का काम भी किसको दिया गया था? कैग को। ये दो काम रखे गए कैग के। ठीक है दोस्तों। अब यहां थोड़ी सा ध्यान रखो, यहां ध्यान रखो दोस्तों कि ये जो लेखा परीक्षण है और लेखा है, दोनों एक ही प्रकृति के काम है। कैसे काम है? एक ही प्रकृति के काम है, वित्तीय प्रकृति के। ठीक है। और वित्तीय प्रकृति में कैसा होता है कि एक विभाग है, मान लो ये विभाग है और ये पैसे खर्चा करता है जाके मार्केट में। तो मार्केट में जो इसका पैसा खर्च किया उसका लेखा जोखा रखता है रजिस्टर में, इसको कहा गया लेखा। अब इस लेखे के जांच करने वाला जो कहलाएगा वो कैग। पर अगर कैग और लेखा रखने वाला दोनों एक ही हो गए, ये दोनों एक ही हो गए, तो वही लिखेगा और वही उसका परीक्षण करेगा। तो इसमें नेचुरल जस्टिस यानी वास्तविक रूप से न्याय या पक्षपात होने की संभावना अधिक हो सकती है, बाइस होने की संभावना अधिक हो सकती है। तो इसलिए बाद में लेखा और लेखा परीक्षण दोनों को पृथक कर दिया गया था। क्लियर है? तो अब थोड़ी सा इसमें देखते हैं आगे बढ़ के कि कैग का क्या काम है। एक लेखा परीक्षण और एक लेखा है। तो लेखा परीक्षण जो काम था दोस्तों, ये किस किस का लेखा परीक्षण करता है? तो ये है केंद्र सरकार। क्या है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के साथ में आती है दोस्तों राज्य सरकार। कौन सा है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार के साथ में कुछ होते हैं संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। और इसके नीचे होती है दोस्तों हमारी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर है? ये हमारे यहां का स्वरूप है। केंद्र के नीचे राज्य और राज्य के नीचे स्थानीय स्वशासन। समझ में आ रहा है? तो अब थोड़ी सा इसमें देखो, इसमें यहां पर देखो दोस्तों कि इसमें क्या किया गया। जो लेखा परीक्षण काम था, लेखा परीक्षण, ये लेखा परीक्षण केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और संघ शासित प्रदेशों का, तीनों का लेखा परीक्षण का काम किसको दिया गया है? कैग को। क्लियर है? तो कैग क्या करता है? केंद्र सरकार का लेखा परीक्षण, राज्य सरकार का लेखा परीक्षण और संघ शासित प्रदेशों का लेखा परीक्षण करता है। लेकिन संघ शासित प्रदेशों का दोस्तों जो वेतन है, जो खर्चा है, आपको पता होगा कि जो संघ शासित प्रदेश हैं, जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, वो डायरेक्ट किसके अधीन पर होते हैं? वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। किसके अधीन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। चाहे वो कैप्टन हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे वहां पे राज्यपाल के प्रभार में बैठा हो, तो ये सब किसके अधीन होते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बिहाफ में इनके लिए काम कौन करती है? संसद। राष्ट्रपति के बिहाफ पे इनके लिए जो भी काम करती है, कौन करती है? संसद। तो ये संसद की ऑडिट तो ऑलरेडी कर रहा है। संसद के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा जो भी खर्चा किए जाते हैं उसका लेखा परीक्षण कौन करता है? कैग। राज्य सरकार या राज्य सरकार की विधानसभा के द्वारा जो खर्चा किए जाते हैं उसका लेखा परीक्षण कौन करता है? कैग। अब मैं बात करता हूं संघ प्रदेश की। तो ऐसे संघ प्रदेश
जिसमें राज्यपाल वगैरह बैठा है, तो उसके खर्चे तो ऑलरेडी संसद के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, क्या है, विधानसभा है, तो ऐसे राज्य जहां विधानसभा है, ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, इसकी ऑडिट का काम भी किसको दिया गया है दोस्तों? तो वो दिया गया है किसका? कैग को। किसको दिया गया है? कैग को। तो अब ये मेरी बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि कैग किसका काम करता है? तो कैग काम करता है केंद्र सरकार के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार के खर्चे के लिए ऑडिट का काम करता है, राज्य सरकार के खर्चे के लिए ऑडिट करता है, और ऐसे संघ शासित प्रदेशों के ऑडिट का काम करता है जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा एग्जिस्ट करती है, वहां पर विधानसभा है और वहां के पृथक से बजट बनाए जाते हैं और खर्चा होता है, विधानसभा की अनुमति से खर्चा होता है। उसका ऑडिट का काम किसका है? कैग का। अब जो तीसरा काम है दोस्तों, यहां ध्यान से रखना है, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन के ऑडिट का भी काम कर सकती है कौन? कैग। लेकिन दोस्तों नॉर्मली इसके लिए जो 73वां 74वां संविधान संशोधन आप पढ़ोगे तो पंचायती राज में ही उसके ऑडिट की पृथक व्यवस्था की गई है। तो इनका स्थानीय स्वशासन का ऑडिट जो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 243 के अंतर्गत स्थानीय लोकल ऑडिटर के द्वारा। लेकिन दोस्तों, अगर भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य की स्थानीय स्वशासन के लिए ऑडिट की बात करता है, तो केवल इस स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय स्वशासन का भी ऑडिट किया जा सकता है कैग के द्वारा। क्लियर हो गया? अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सेकंड देखते हैं अपन अकाउंटिंग का काम। किसका? अकाउंटिंग का काम। तो यहां थोड़ी सा देखो, ऑडिट तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, जो अकाउंटिंग है दोस्तों, तो ये अकाउंटिंग का काम जो था, ये भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के लिए होता था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अकाउंटिंग का काम भी किसको दिया जाता था? कैग को। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी विभाग के द्वारा किए जाने वाले खर्चे का रजिस्टर में एंट्री करना, उनका ब्यौरा रखना, वो कहलाता है अकाउंटिंग। क्लियर है? लेखा रखना कहलाता है अकाउंटिंग। लेकिन दोस्तों 1976 में, किसकी बात कर रहा हूं? 1976 में संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, एक विधेयक बनाया गया, और उस अधिनियम के तहत दोस्तों जो केंद्र सरकार का लेखा का कार्य था, वो कैग से पृथक कर दिया गया है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि केंद्रीय लेखा अब कैग के द्वारा संयोजित नहीं होते। केंद्रीय लेखा रखने का काम कैग का नहीं है। केंद्रीय शासन के लेखा वो नहीं रखता है, उसका विभाग उसके लिए कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन दोस्तों जो राज्य सरकार है, कौन सी सरकार है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के लेखा विभाग का मुखिया अभी भी कौन होता है? कैग। कौन होता है? कैग। तो अब क्वेश्चन आएगा कि जब ये लेखा नहीं रखता है केंद्र सरकार की, तो लेखा कौन रखेगा? तो इसको ध्यान देखो दोस्तों, हर केंद्रीय विभाग का जो विभाग अध्यक्ष है, उसके नीचे जो सचिव होता है, कौन होता है? सचिव। तो सचिव को ही यह काम दिया गया है, किसका? लेखा रखने का। तो वर्तमान में केंद्रीय विभाग के सचिव ही केंद्रीय विभाग के लेखा अधिकारी कहलाते हैं। तो केंद्रीय विभाग के सचिव ही लेखा अधिकारी के रूप में काम करते हैं, और 1976 के बाद उनको जवाबदारी दे दी गई है केंद्रीय विभाग के लेखा रखने के लिए। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अभी भी राज्य सरकार में लेखा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? कैग। और उसी के मार्गदर्शन में राज्य सरकारों के लेखाओं के प्रारूप, लेखाओं का रूपरेखन, सब फॉर्मेटिंग वगैरह की जाती है। क्लियर है? यह समझ में आ गया दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं।
इसको थोड़ी सा समझना है अपन को। तो दोस्तों ये बात आपको एकदम स्पष्ट हो गई होगी कि कैग के मुख्य रूप से दो काम हैं। एक काम है लेखा परीक्षण और एक काम है लेखांकन। तो लेखा परीक्षण का काम अभी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, इन तीनों राज्यों के काम ये करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें लेखांकन का, तो केंद्रीय लेखांकन से इसको पृथक कर दिया गया है और अभी राज्य के लेखांकन का ही काम ये करता है। क्लियर है? अब आप थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ी सा देखते हैं दोस्तों कि ये जो लेखा परीक्षण है वो कैसे कैसे करता है। अगर अपन को यहां से ये क्लियर हो गया है तो अपन ये आगे चलते हैं कि जो लेखा परीक्षण है दोस्तों, ठीक है, इसको लेखांकन को फिर अलग से अपन यहां देखेंगे, यहां पे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो लेखा परीक्षण है दोस्तों, तो लेखा परीक्षण ये इलेक्ट्रॉनिक पैनल के ये टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत फायदा है, लेखा पास में कर दिया दूर, ठीक है। तो देखो लेखा परीक्षण जो है, तो दोस्तों लेखा परीक्षण भी दो प्रकार के लेखा परीक्षण होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्री ऑडिट, एक क्या होता है दोस्तों, प्री ऑडिट, और एक होता है पोस्ट ऑडिट, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान रखना, अब राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा उतनी सरल नहीं रह गई है और इसमें यूपीएससी के प्रकृति के क्वेश्चन डाले जाते हैं और कथन कारण और बहुत सारे पहला सत्य दूसरा सत्य है ना, सेलेक्ट करिए विकल्पों में से, मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिए गए हैं। तो थोड़ी सा हमें डेप्थ में तो पढ़ना ही पड़ेगा और सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट होता है उसके काम होते हैं दोस्तों, जो पहले इसकी संरचना, इसका योग्यता, इसके वेतनमान, ये सब के बारे में हम पहले पूर्व में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब जो ये ऑडिट है, ऑडिट का मतलब है लेखाओं का परीक्षण। क्या है? लेखाओं का परीक्षण। तो दोस्तों लेखा का परीक्षण पूर्व भी होता है और बाद में भी होता है। तो पूर्व और पश्च, तो पश्च लेखा परीक्षण ये काम करता है, पूर्व लेखा परीक्षण नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धन निकलने के पहले ही अगर वो नियंत्रित करने लगे तो उसको प्री ऑडिट कहा जाएगा, और धन खर्च होने के बाद कोई उसको ऑडिट करे तो वो क्या कहलाएगा? पोस्ट ऑडिट करेगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे यहाँ का जो कैग है दोस्तों, तो वो केवल क्या करता है? पोस्ट ऑडिट करता है। क्या करता है? पोस्ट ऑडिट करता है। अब ये जो पोस्ट ऑडिट होता है दोस्तों, ये कितने प्रकार का होता है? पोस्ट ऑडिट कैसे करता है दोस्तों, तो इसको थोड़ी सा देख लो। तो पोस्ट ऑडिट कैसे करता है? पोस्ट ऑडिट भी दोस्तों तीन प्रकार का होता है। क्या होता है? तीन प्रकार का होता है दोस्तों। सबसे पहला जो पोस्ट ऑडिट होता है दोस्तों, वो होता है रेगुलेटरी। क्या होता है? रेगुलेटरी। क्लियर है? दूसरा जो पोस्ट ऑडिट होता है दोस्तों, वो होता है विजडम। क्या होता है? विजडम। ठीक है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, ये तीसरा हमारे संविधान में व्याख्यात नहीं है, ब्रिटेन के संविधान में व्याख्यात होता है और इसमें वैल्यूएशन किया जाता है पिछले वर्ष से नए साल का, तो उसका हमारा यहां पर कोई रोल नहीं है। तो भारत में हम केवल दो प्रकार के पोस्ट ऑडिट देखते हैं, एक रेगुलेटरी और एक विजडम। जो रेगुलेटरी ऑडिट है दोस्तों, इस रेगुलेटरी ऑडिट को कहा जाता है नियामकी परीक्षण। नियामकी परीक्षण, या इसी को कहा जाता है विधिक लेखा परीक्षण। और जो विजडम है, तो विजडम जो होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है औचित्य लेखा परीक्षण। क्या कहलाता है? औचित्य लेखा परीक्षण। तो ये जो केंद्र सरकार है इसका, राज्य सरकार है इसका,
और संघ प्रदेश शासित, ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, उसका ये नियामकीय लेखा परीक्षण भी करता है और औचित्य लेखा परीक्षण भी करता है। अब औचित्य लेखा परीक्षण और नियामकीय लेखा परीक्षण क्या हुआ दोस्तों? तो नियामकीय लेखा परीक्षण केवल क्या है? नियम और कानून। क्या देखता है? नियम और कानून। इसका मतलब है कि जब ये लेखा परीक्षण करने आता है तो आपके कागजों के माध्यम से, आपके द्वारा किए गए व्यय के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि जिस विधि के द्वारा पैसा खर्च किया जाना था, उस विधि का फॉलोअप हुआ है या नहीं, उस विधि का पालन किया गया है या नहीं, जिस अधिकारी को खर्चा करने की अथॉरिटी थी उसी अधिकारी ने किया है कि किसी और ने कर दिया, जिस हेड पर खर्चा करने की अनुमति प्रदान थी उसी पर किया है कि कहीं और कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह से नियम कानून की पाबंदी का काम जो होता है वो ऑडिट क्या कहलाता है दोस्तों? नियामकीय ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट। दूसरा होता है औचित्य ऑडिट या विजडम ऑडिट। तो इसमें देखा जाता है कि जो खर्चा किया वो उचित था या नहीं था। नियमों को तो फॉलो किया गया है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने टाइपिंग मशीन खरीद ली हो लेकिन उसी समय उतनी ही कीमत में कंप्यूटर मिल रहा हो, तो हम कंप्यूटर खरीदते तो ज्यादा फायदे में रहते, टाइपिंग मशीन खरीदते तो कम फायदे में। लेकिन क्योंकि हमारे नियम में टाइपिंग मशीन था तो हमने टाइपिंग मशीन खरीद ली, नियम का तो पालन किया है, पर क्या हमने विवेक का इस्तेमाल किया है, बुद्धि का इस्तेमाल किया है? वो ऑडिट होता है दोस्तों औचित्य ऑडिट। जो हमारा 1971 का जो काम है, हमारा जो विधान है, तो हमारे विधान में यह लिखा हुआ है, मतलब कैग के उसमें, कि कैग को नियामकीय ऑडिट ही करना है। तो नियामकीय ऑडिट करना कैग के लिए बाध्यकारी रखा गया है। तो वास्तविक रूप से भारतीय कैग का काम क्या है दोस्तों? तो रेगुलेटरी ऑडिट करना काम है किसका? भारतीय कैग का। लेकिन यह भी कहा गया है कि यह कैग के विवेकाधिकार है। क्या है? विवेकाधिकार है। अगर कैग चाहे तो उस किए गए व्यय का औचित्य ऑडिट भी कर सकता है, करना जरूरी नहीं है। और अगर वो करता है और करने के बाद ये रिपोर्ट में संसद में प्रस्तुत करता है कि ऐसा औचित्य सही नहीं था, या इस विभाग ने नियमों का फॉलो तो किया है परंतु इसके बावजूद सरकार को घाटा लग रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया होता, विवेक का इस्तेमाल किया होता तो सरकार को और फायदा हो सकता था, तब यह संसद में जाएगा। संसद में चर्चा होने के बाद संसद इसकी पुष्टि के लिए लोक लेखा समिति में भेज देगी और लोक लेखा समिति एक बार इसकी फिर से सत्यापन की जांच करेगी और फिर दोबारा संसद में आएगा। फिर संसद उस पर कार्यवाही करेगा या नहीं करेगा, यह निर्णय कहां पर होगा? संसद में होगा। क्लियर है? यह केवल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, इसमें किसी प्रकार के दंड या कोई प्रकार के कानूनी कार्यवाही के लिए अनुशंसा नहीं कर सकता। तो इस तरह से अगर से देखा जाए दोस्तों, फिर से अपन चालू करते हैं पुराना, आपको अगर दिमाग में हो तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से? कैग से। तो दोस्तों कैग का देखो कि कैग जो था वो दो काम करता था दोस्तों। कौन कौन सा काम करता था? एक तो लेखा परीक्षण का काम करता था और दूसरा किसका काम करता था दोस्तों? लेखांकन। किसका? लेखांकन। जो लेखा परीक्षण का काम था दोस्तों, तो लेखा परीक्षण का काम हमने देखा है कि किसके लिए करता है? तो लेखा परीक्षण का काम करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, सॉरी दोस्तों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघीय प्रदेशों के लिए, ऐसे संघीय प्रदेशों के लिए जहां पर विधानसभा है। क्लियर है? अब दूसरी बात यह है कि इस पे अपन ने साथ में यह भी देखा है कि लेखा परीक्षण, और तीसरा होता है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का लेखा परीक्षण केवल और केवल तभी कर सकता है जब इस प्रकार का काम किसके द्वारा सौंपा गया हो? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है? तब वो स्थानीय स्वशासन का भी लेखा परीक्षण कर सकता है। ठीक है? अब आता है दोस्तों लेखांकन का काम। तो हम देखते हैं कि लेखांकन केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के लिए लेखांकन का काम करता था, लेकिन 1976 के एक्ट के तहत
जो केंद्र सरकार का लेखांकन का काम 1976 के बाद इससे अलग कर दिया गया और अब केवल किसके लेखा का काम करता है, तो राज्य सरकार के। ये अपन क्लियर कर चुके हैं। अब दोस्तों थोड़ी सा देखते हैं कि लेखा का काम तो हो गया, अब लेखा परीक्षण जो होता है वो लेखा परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो ये लेखा परीक्षण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक प्री परीक्षण और एक पोस्ट परीक्षण, खर्च करने के पहले और खर्च करने के बाद। तो भारत में याद रखना कि भारत में प्री ऑडिट नहीं होता, भारत में प्री ऑडिट नहीं होता, यह केवल ब्रिटेन का कैग करता है। भारत में ऑडिट होता है खर्चा करने के पश्चात, बाद में। तो भारत में कैसा ऑडिट होता है दोस्तों, पोस्ट ऑडिट। और पोस्ट ऑडिट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो भारत के आधार पर हम कितने प्रकार का देखते हैं, दो प्रकार का, सॉरी, एक और दो। तो एक रेगुलेटरी ऑडिट और दूसरा विजडम ऑडिट। विजडम यानी औचित्य वाला और रेगुलेटरी यानी नियामकीय ऑडिट। तो नियामकीय ऑडिट नियम कानून को ध्यान में रखता है और औचित्य ऑडिट उसका मूल्यांकन करता है, उसका निष्पादन देखता है कि यह सही है या गलत है। ठीक है, अब थोड़ी सा देखना कि इसको काम वास्तव में क्या है, तो नियामकीय ऑडिट करना बाध्यकारी है। हमारे इसके अधिनियम 1971 में इसको नियामकीय ऑडिट का ही कार्य सौंपा गया है। और जो औचित्य ऑडिट है, विजडम ऑडिट है दोस्तों, तो यह ऑडिट उसका स्वविवेकी अधिकार है, केवल चाहे तो करे, ना चाहे तो वो ना करे। क्लियर है, तो यह हो गया दोस्तों इसके द्वारा किए जाने वाला ऑडिट। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों अपन कि ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनमें वास्तव में खर्चा करता कौन है, केंद्र सरकार के तहत और राज्य सरकार के तहत किसके द्वारा खर्चा किए जाते हैं, इसको देखा जाए, और कहां से खर्चा किया जाता है उसको देखा जाए। फिर हम समझेंगे कि ये वास्तव में किसकी जांच करता है, किसकी जांच नहीं करता। क्लियर है, तो थोड़ी सा इसको और अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यहां पर जो धन है, ये धन दो प्रकार से खर्चा होता है। एक तो धन की आय, एक तो धन का आय, और एक होती है धन की व्यय। क्लियर है दोस्तों, तो धन का आय और धन का व्यय। क्लियर है। अब जो धन की आय है दोस्तों, तो धन का आय कहां से प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है ऋणों के माध्यम से, ठीक है, जो हम प्राप्त करते हैं ऋण। दूसरा, इसके साथ में होती है सेविंग्स। क्या होती है, सेविंग्स। ठीक है, चाहे वो करंट खाता हो, चाहे वो भविष्य निधि हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो। क्लियर है। और दूसरा दोस्तों, दूसरी जो आय होती है वो होती है टैक्स से। क्या होती है, टैक्स से। यहां देखो, चाहे ये ऋण की बात कर लो, चाहे हम इसके लोन यानी ऋण ही होता है, चाहे हमको किसी हमारे द्वारा दिए गए धन से ब्याज हो, तो चाहे ब्याज हो, चाहे ऋण हो, चाहे अनुदान हो, ठीक है, कुछ भी हमको प्राप्त होता है वो सब हमारी क्या कहलाती है, आय। प्लस जनता हमें अकाउंट में सेविंग में रखती है, उनका हम प्रोविडेंट फंड, जैसे कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, तो उनका भविष्य निधि में पैसा जमा होता रहता है 60-62 साल तक, बाद में उनको मिलता है, तो वो भी सरकार की 60-62 साल तक क्या हो रही है, आय। किसी व्यक्ति की 50,000 रुपए सैलरी है, उसमें उसको काट के 40,000 मिलते हैं, 10,000 रुपए कहां जाते हैं, सरकार के पास। तो इस वर्ष में 10,000 रुपए क्या है, सरकार की आय है। तो इस तरह से सब सेविंग क्या कहलाती है, आय। और टैक्स जो होता है, तो दोस्तों टैक्स एक तो केंद्र सरकार का टैक्स होता है और एक तो राज्य सरकार का टैक्स होता है। टैक्स में ध्यान रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्लियर है। कुछ टैक्स राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, और कुछ सरकार केंद्र लगाती है, राज्य भी लगाती है, राज्य इकट्ठा करती है। इस तरह से बहुत सारे टैक्स होते हैं। तो वास्तविक रूप से जो ये जांच करता है, वो जांच किसकी करता है, सरकार की आय की और सरकार की व्यय की। केंद्रीय सरकार के आय और व्यय, राज्य सरकार के आय और व्यय, दोनों ही बात है। अब इसी को हम ये बोल सकते हैं, संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा वाले के राज्यों की आय और व्यय, इनकी भी जांच कौन करता है, ऑडिट, ठीक है, कैग करता है। तो अब थोड़ी सा देखो दोस्तों, जो ये आय और व्यय है, वास्तव में इनका संबंध है कहां से,
तो दोस्तों ये एक्चुअली हमारे खजाने में होते हैं। कहां पर होते हैं? खजाने में। जो सरकार के, ये जो मैंने थैलियां बना दी हैं दोस्तों, छोटी छोटी थैलियां जो आपको प्रदर्शित करती हैं भारत की निधि, भारत की ट्रेजरी, भारत का राजकोष या भारत का कोष या खजाना। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैं बात करता हूं ये दो तरफी बात हो सकती है। सरकार की आय का ऑडिट करता है कैग, सरकार के व्यय का ऑडिट करता है कैग, या मैं बोल सकता हूं कि सरकार के खजाने से होने वाले खर्चा की जांच करता है कैग, या सरकार के खजाने में आने वाले धन की जांच करता है कैग। ये तो केवल समझने वाली बात है, तो इसलिए उसको आप डिटेल में समझो, चाहे मैं इस दृष्टि से बोलूं चाहे इस दृष्टि से, बात एक ही है। अब जो सरकार के खजाने हैं दोस्तों, ये सरकार के खजाने कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सरकार के खजाने हैं 3 प्रकार के। एक होता है संचित निधि। क्या कहलाता है? संचित निधि। दूसरी कहलाती है दोस्तों लोक लेखा निधि, और तीसरी कहलाती है दोस्तों आकस्मिक निधि। तीसरी क्या कहलाती है? आकस्मिक निधि। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि संचित निधि क्या है, लोक लेखा निधि क्या है और आकस्मिक निधि क्या है। संचित का मतलब क्या होता है? धीरे 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 करके जोड़ना। ठीक है, हम इकट्ठा करते हैं, जो जोड़ते हैं ना, सींच करके हम पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, उसको फल फूल करते हैं, वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संचित। छोटा 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 हिस्सा करके जोड़ना, इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, क्या कहलाता है? संचित निधि। तो भारत की जितनी आय भी है, हमारी आमदनी, सरकार का वास्तव में कमाई, वो क्या कहलाती है? संचित निधि। अब सरकार की आय कहां से होती है? तो सरकार की आय होती है विदेश से और भारत से प्राप्त होने वाले ऋण से। हमने कहीं पहले ऋण दिया है तो उससे मिलने वाला है ब्याज, कोई देश हमको देता है अनुदान, कोई देता है हमको लोन, या सरकार इकट्ठा करती है टैक्स। ठीक है, पेनाल्टी एनाल्टी, जहां से भी पैसा आया वो सब कहां पर जाता है? भारत की संचित निधि पर। वो कहां जाता है दोस्तों? भारत की संचित निधि पर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सरकार पर पैसा जमा करता है, लेकिन वो बाद में वापस ले लेगा, यानी ये कहलाएगी व्यक्ति की अमानत। इसको हम बोल सकते हैं व्यक्ति की अमानत। कुछ समय के लिए आपके पास है, बाद में व्यक्ति ले लेगा। जैसे प्रोविडेंट फंड, ठीक है, भविष्य निधि हमारी है, हम अपने भविष्य के लिए तुम्हारे पास बचा के रख रहे हैं। ठीक है, या आपने बॉन्ड दिया है, हमको इंदिरा विकास पत्र दिया है और कहा है कि 5 साल के बाद हम धन दुगना करके देंगे, तो हमने उस पत्र के बदले में आपको पैसा दिया है और वो पैसा आप हमको बाद में वापस करोगे, तो वो भी हमारी एक प्रकार की क्या है? आपके पास अमानत है। क्लियर है? ऐसे कोई भी हो, चाहे आपने शेयर बेचा हो, तो शेयर का जो आपने बेचा है वो पैसा हम आपको दिए हैं, जब हम वो आपको कागज वापस करेंगे वो पैसा हमें आपको वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा जो पैसा है दोस्तों वो सब कहां पर जमा होता है? लोक लेखा निधि में। ये जनता का है और जनता को वापस करना पड़ेगा। आकस्मिक निधि क्या है? कि आकस्मिक निधि दोस्तों भारत की कमाई का ही एक पार्ट रिजर्व में रख दिया जाता है कोई ऐसी आपदा आने पर, क्योंकि संचित निधि से खर्चा बिना संसद की अनुमति के, पूरी प्रक्रिया पालन किए हुए बिना विनियोजन विधेयक के 1 रुपए भी आप खर्चा नहीं कर सकते। परंतु सडनली रात में भूकंप आ गया, सुबह से ही बहुत सारा फंड की आवश्यकता है, बहुत सारी एजेंसियों को आपको लगाना पड़ेगा, तो वो कहां से जाएगा? आकस्मिक निधि से। तो ये है हमारी 3 निधि, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 और आर्टिकल 267(1) और आर्टिकल 267(2). तो इस तरह से ये हमारी निधियों का प्रावधान है। अब दूसरे तरीके से दोस्तों ये भी कहा जा सकता है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जो कैग है, तो कैग क्या करता है? तो कैग भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, कहां की? केंद्र सरकार की। कहां की? केंद्र सरकार की। प्लस दूसरा कौन सी सरकार की? राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार की संचित निधि, राज्य सरकार की लोक लेखा निधि और राज्य सरकार की आकस्मिक निधि। तो ये जितनी भी निधियां होती हैं, इन सभी निधियों के 2 चीजें होते हैं, एक होती है आय,
एक होती है आय और एक होता है व्यय। क्लियर है? तो इन आय और व्यय की जांच करता है कौन? कैग। ठीक है, तो ये सिर्फ शब्द हैं जो बदल जाते हैं। इसमें सीधा सीधा कह सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आय और व्यय की जांच करता है कैग। केंद्र सरकार के प्राप्त होने वाले ऋण, ब्याज, अनुदान, सेविंग खाता, इसकी जांच करता है कैग। केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के आने वाले टैक्स और ये होने वाले व्यय, इन सब की जांच करता है कैग। या इसी को दूसरे रूप में बोल सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिक निधियों से होने वाले व्यय की जांच कौन करता है? कैग। या इन संचित निधियों पर होने वाली आय, कहां से पैसा आ रहा है, उसकी भी जांच कर सकता है कौन? कैग। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बस याद रखना दोस्तों कि यहां पर एक विशेष रूप से काम दिया गया है, सर्टिफिकेशन का काम दिया गया है कैग को। तो 279 आर्टिकल है 279, ठीक है, और इसको कहा जाता है शुद्ध आगम। शुद्ध आगम कर का प्रमाणीकरण। शुद्ध आगम कर का प्रमाणीकरण, ये आर्टिकल 279 में अलग से काम सौंपा गया है किसको? कैग को। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसको समझ लो कि जो टैक्स लगते हैं, ठीक है, तो टैक्स केंद्र सरकार लगाए, वो करे, इम्प्लांट करे, या राज्य सरकार करे, ठीक है, और वसूले कोई भी। तो जब के लगाते हैं टैक्स और वसूलते हैं, तो वसूलने और लगाने के बाद में हमको उसको टैक्स को वसूलने के लिए व्यय भी करना पड़ता है, अमला लगाना पड़ता है, फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो उसमें प्रशासनिक व्यय भी होता है। और जो प्रशासनिक व्यय हैं, तो वो प्रशासनिक व्यय को छोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो जो पैसा बचेगा दोस्तों वो कहलाएगा शुद्ध आगम। क्या कहलाएगा? शुद्ध आगम। तो टैक्स के माध्यम से जो शुद्ध आगम होता है उसका प्रमाणीकरण करता है कैग। केवल क्या करता है कैग? उसका प्रमाणीकरण करता है। यहां पर देखो, मैं एक्स्ट्रा में आपको थोड़ी सा समझा देता हूं दोस्तों। यहां एक मिनट रुको। यहां देखो कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार में, इनमें जो टैक्स होता है दोस्तों, उनके टैक्सों के बंटवारे के लिए काम करता है केवल वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। आर्टिकल कौन सा है? 280। आर्टिकल कौन सा है? 280 के तहत रखा गया है वित्त आयोग। क्लियर है? लेकिन दोस्तों इतना इसको समझ लो, इस बात को समझ लो कि वित्त आयोग क्या करता है? कुल कितना टैक्स आया, उस टैक्स में कितना हिस्सा किसको देना है? राज्य को देना है। इसका डिसीजन कौन करता है? वित्त आयोग। उन पे बहुत सारी चीजें रखता है, बहुत सारे मापदंड रखता है कि आप कितना उधार बांट रहे हो, कितना लगा रहे हो, संपत्ति बर्बाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सही वसूली हो पा रही है, नहीं हो पा रही। ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव जीतने के चक्कर में टैक्स की वसूली ना कर रहे हो, ठीक है। तो वो सब मापदंड एरिया, और कोई एरिया में ज्यादा कठिनाई जीवन है, कहीं पर कठिन विपत्तियां हैं, तो उसको टैक्स ज्यादा मिलना चाहिए, बाकी को कम मिलना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे मापदंड हैं, उस पर यह बंटवारा करता है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि शुद्ध रूप से टैक्स आया कितना? ठीक है, तो टैक्स आया और उस टैक्स को वसूलने के लिए कितनी लागत लग गई, उसको जो निकाल के बचा वो कहलाता है शुद्ध आगम। तो वो शुद्ध आगम का सर्टिफिकेशन कौन करके देता है? कैग। किसको देता है? वित्त आयोग को। और सर्टिफाइड कैग के द्वारा किए गए प्रमाणीकरण को अंतिम प्रमाणीकरण माना जाता है। तो ये काम भी किसका है दोस्तों? कैग का है। किसका है? कैग का। क्लियर है? तो इतने सब चीजें जो आपको समझ में आ गई, वो सब चीजें क्या है दोस्तों? कैग के काम हैं। क्लियर हुआ? तो दोस्तों अब थोड़ी सा हम फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपके दिमाग में पूरा चलता रहे। हमने स्टार्ट किया था संविधान से, तो संविधान के भाग 5 आर्टिकल 148 से 151 किसका वर्णन है? कैग का। आर्टिकल 148 में क्या है दोस्तों? ठीक है, तो आर्टिकल 148 में था कि एक पद होगा, यहां से देखो रिवाइज करो आप लोग। 148 में क्या था? भाग 5 में एक पद होगा जिसकी नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। ये है कैग। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति।
प्लस आर्टिकल 149 में क्या था कि कैग के जो सेवा शर्तें हैं, उनका ऑफिस कहां होगा, मुख्यालय कहां होगा, वेतनमान कहां होगा, योग्य कितने सदस्य होंगे और उनके लिए क्या बोलते हैं, कैसे उनको योग्यता का निर्धारण होगा, पदमुक्ति कैसे की जाएगी, सेवा शर्तें, ठीक है, उसके लिए क्या बोला गया कि उसका निर्धारण करेगा संसद। और संसद ने उसके लिए कौन सा अधिनियम बनाया था दोस्तों, याद होगा आपको 1971 का अधिनियम, और उसी की तरह संचालित होता है कैग। इसके बाद दोस्तों हमने थोड़ी सा आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि कैग करता क्या है। तो कैग दो काम करता है, एक लेखा परीक्षण का और एक लेखांकन का। लेखा परीक्षण का किसके लिए काम करता है दोस्तों, तो हमने देखा था केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेश, ठीक है, इन तीनों के लिए करता है। और स्थानीय स्वशासन के लिए हमने क्या बोला था, तभी करता है जब भारत का राष्ट्रपति ऐसा काम करवाना चाहे तो। क्लियर है। लेखांकन का काम देखा था, तो लेखांकन का काम अपन ने देखा था केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पर 1976 से केंद्र सरकार के लेखांकन का दायित्व इससे खत्म कर दिया गया है। अब ये केवल राज्य सरकार के लेखांकन का मुखिया होता है। ये कर चुके हैं अपन दोस्तों, समझ चुके हैं। अब थोड़ी सा और आगे चलते हैं। अपन ने देखा अब इसका मुख्य काम क्या है, पहले लेखा परीक्षण। तो लेखा परीक्षण भी प्रकार के होते हैं दो, एक प्री ऑडिट और एक पोस्ट ऑडिट। तो प्री ऑडिट नहीं करता, ये प्री ऑडिट की अवधारणा कहां चलती है, ब्रिटेन में। तो प्री ऑडिट कहां होता है दोस्तों, ब्रिटेन के हैं, क्योंकि कैसे होता है कि ये कैग संसद में बैठता है। कहां बैठता है, संसद में। और संसद में बैठते समय किसी विभाग को बजट अलॉट करने के पूर्व ही उसका इंटरफेयर होता है, ठीक है, तो उसको देने के पहले ही चालू कर देता है नियंत्रण करना कैग, तो वो प्री ऑडिट कहलाता है। और देने के बाद, खर्चा करने के बाद भी जांच करता है तो वो पोस्ट ऑडिट कहलाता है। हमारे यहां बजट प्रदान करने का काम केवल संसद है और संसद में बैठने की अनुमति कैग को नहीं है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल से इस पद को कंपेयर मत करना और कंफ्यूज मत होना। क्लियर है दोस्तों। तो अब थोड़ी सा इसको देखते हैं कि प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट, तो ये कौन सा काम करता है दोस्तों, तो ये काम करता है केवल पोस्ट ऑडिट का। तो जो पोस्ट ऑडिट होता है दोस्तों वो भी दो प्रकार का है, एक रेगुलेटरी पोस्ट ऑडिट और एक विजडम पोस्ट ऑडिट। तो रेगुलेटरी मतलब नियम और विजडम यानी औचित्य। तो नियम का फॉलो किया गया है नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा इसको करना पड़ता है, यही उसका मुख्य काम है। और अपने विवेक से वो चाहे तो विजडम ऑडिट भी कर सकता है। क्लियर है। अब थोड़ी सा और आगे चलते हैं अपन कि ये वास्तव में कहां कहां काम करता है, तो इसको थोड़ी सा देख लिया जाए। तो ये चाहे केंद्र सरकार हो दोस्तों, चाहे राज्य सरकार हो, इसका जो पैसा खर्चा हुआ है या पैसा आया है, इन्हीं दोनों की जांच करेगा। अब पैसा आया कहां कहां से है, तो दोस्तों पैसा आने के स्रोत क्या क्या है, तो आय के स्रोत क्या है, दूसरे देशों से, चाहे देश के अंदर से मिला हो ऋण, हमने किसी देश को उधार दिया था उसके बदले में मिला हो ब्याज, हमको किसी देश ने अनुदान दिया हो हमारे गरीबी को देखते हुए, या हमको कुछ टैक्स मिला हो, ये सब, या जनता ने जमा किया हो, तो ये सब क्या है, हमारी आय है, हमारी आय है। जनता की जमा, सॉरी, इसमें आय में नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि जनता जमा करेगी तो वापस ले लेगी, तो वो किसमें कहलाएगी, लोक लेखा निधि में। क्लियर है। तो अब इस तरह से ये हमारी आय की जांच करता है कैग, तो आय की भी जांच करता है और व्यय की भी जांच करता है। अब थोड़ी सा देखो, जो आय की जांच करता है तो उसमें जो टैक्स होते हैं, तो टैक्स में शुद्ध आगम कर का प्रमाणीकरण का काम करता है कौन, कैग। यह है आर्टिकल 279, क्योंकि वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत केंद्र और राज्य के बीच में टैक्सों के बंटवारे का काम करता है। किसका काम करता है, बंटवारे का काम। पर ध्यान रखना, बंटवारा किसका करता है, शुद्ध करों का, शुद्ध आगमों का ही बंटवारा करता है। मतलब उस सरकार के द्वारा जो टैक्स लेने में खर्चा किया गया है उसको काट के ही जो पैसा बचता है उसी में आपस में बंटवारा होता है। पर कितना बचा कितना नहीं बचा, अगर कोई राज्य सरकार बोल दे कि नहीं हमने तो ये टैक्स इकट्ठा करने में कई करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तो क्या वो मान्य कर लेगा, नहीं कर लेगा। तो वो किसकी रिपोर्ट लेगा, कैग की। तो कैग का प्रमाणीकरण होता है अंतिम। तो इस तरह टैक्स का प्रमाणीकरण, शुद्ध आगमन का प्रमाणीकरण करके देता है कौन, कैग। क्लियर है दोस्तों। अब यहां थोड़ी समझो कि ये संचित निधि में आने वाला पैसा, लोक लेखा निधि में आने वाला पैसा, आकस्मिक निधि में आने वाला पैसा,
संचित निधि से जाने वाला पैसा, लोक लेखा निधि से जाने वाला पैसा, आकस्मिक निधि से जाने वाला पैसा, इन सब चीजों की जांच कौन करता है? कैग। और ये कहां कहां दोस्तों? तो केंद्र सरकार का, और कहां दोस्तों? राज्य सरकार का, और कहां? यूनियन टेरिटरी का। इन तीनों की संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, इन तीनों निधि से होने वाले आय और होने वाले व्यय की जांच करता है कौन? कैग। तो दोस्तों अब थोड़ी सा देखते हैं कि हमने यहां शुद्ध शब्दों में, साधारण शब्दों में बोल दिया केंद्र सरकार के द्वारा किए गए व्यय। ठीक है, तो केंद्र सरकार के व्यय का मतलब क्या है? कि सीधे सीएम साहब आते हैं, पीएम साहब आते हैं और खर्चा करते हैं? क्या नहीं। तो केंद्र सरकार की तरफ से व्यय कौन करता है दोस्तों? तो सबसे पहले होता है विभाग। कौन होते हैं? विभाग। ठीक है, विभाग के साथ में थोड़ी सा और अपन चलते हैं। विभाग के साथ में यहां पर होती हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलाने वाले विभाग। एक तो खुद होते हैं विभाग जो सरकार का काम करते हैं, जो सरकार का काम करते हैं, जैसे अपराध को रोकना, यह किस विभाग का काम है? पुलिस विभाग का काम है। तो सरकार जो नीति बनाएगी वो विभाग काम करेगा, तो वो कहलाते हैं विभाग, और वो काम करने में भी पैसा खर्च करेगा। दूसरा होता है कि इंडस्ट्री चलाने वाले विभाग होते हैं। ठीक है, और इसको कहा जाता है उद्यम। सरकार के उद्यम, इंडस्ट्रीज, इंटरप्राइजेस, प्लस इसके साथ में होते हैं कुछ निगम। क्या होते हैं? निगम, जैसे लोक निगम, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऐसे निगम होते हैं। प्लस नगर निगम, वो भी एक प्रकार का निगम है। ठीक है, और इसके साथ में होती हैं दोस्तों कंपनियां। कंपनियां क्या होती हैं? कंपनियां। तो ये सब चीजें हैं जिनके माध्यम से वास्तव में पैसा का खर्चा या पैसा का आगमन होता है। जैसे निगम है कोई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य निगम। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत सारा पैसा खर्चा भी करता है और बहुत सारा पैसा प्राप्त भी करता है, बहुत सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लगाता भी है। क्लियर है? तो इन सब के द्वारा खर्चा किए जाने वाले का ऑडिट भी कौन करता है? हमारा कैग। अब जो परीक्षा की दृष्टि से आपको यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, वो क्या ध्यान रखना है कि इन विभागों का, सॉरी विभाग तो सरकारी है, भारत में विभाग तो टोटल सरकारी है, उद्यम, निगम और कंपनियां। तो इनमें कौन से उद्यम, निगम और कंपनियां हैं जिसका ऑडिट कैग करता है, जिसका ऑडिट कैग करता है। तो जो ऑडिट कैग करता है दोस्तों, तो ऐसे जो 100% किसके हों? गवर्नमेंट के हों। किसके हों? गवर्नमेंट के हों। मतलब पूरी पूंजी किसकी लगी हो? गवर्नमेंट की। प्लस इसके अलावा दोस्तों कम से कम 51% पूंजी किसकी लगी हो? गवर्नमेंट की। तो चाहे 100% वाला पूरी तरह से गवर्नमेंट के निगम हो, गवर्नमेंट के उद्यम हो, गवर्नमेंट की कंपनी हो, या 51% या 51% से अधिक का शेयर धारक कौन हो? गवर्नमेंट। तो उन सब के ऑडिट कौन करता है? कैग। क्लियर है? यह समझ में आ गया दोस्तों। अब यहां देखना है कि इनके क्या करता है, इनके ऑडिट में क्या करता है। तो दोस्तों इनके ऑडिट का क्रम करना है, इनके बही खातों का ऑडिट करना, बही खातों का ऑडिट करना। परीक्षा में थोड़ी सा उसी को घुस के लिख देता है कि ऑडिट का क्या काम है। निगम के रिसिप्ट की जांच करना, निगम के डिबिट की जांच करना, निगम के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जांच करना। तो इस तरह से वो थोड़ी शब्दों से आपके साथ खेल लेता है, तो उसको ध्यान रखना कि इसके लिए ये शब्द याद रखना दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसकी जांच करता है। ठीक है, दूसरा उसके द्वारा किए गए खर्चा, और खर्चा के लिए ये लेता है रिसीप्ट। क्या लेता है? रिसीप्ट। और रिसीप्ट के साथ में इसको कहा जाता है वाउचर। विभाग जब किसी व्यक्ति को पैसा देता है, ठीक है, तो वो रिसीप्टों के माध्यम से देता है, वाउचरों के माध्यम से देता है या प्राप्त करता है, तो उसकी जांच करता है। प्लस इसके पास कितना पैसा रखा हुआ है, तो इसको कहा जाता है स्टॉक रजिस्टर। क्या कहते हैं? स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक पंजी। बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक विभाग है और उसने बोला
कि मैं इस वर्ष एक कंप्यूटर खरीदने में 10,000 रुपया खर्चा किया हूं, क्लियर है, और मैंने अपने लेखा में लिख दिया कि 10,000 रुपया इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को दिया गया, करेक्ट है। अब जब कोई जांच करने वाला आएगा तो क्या जांच करेगा? पहला तो ये जांच करेगा कि तुमने नियम के अनुसार काम किया है, नहीं किया। दैट मीन्स पहले तुमने विज्ञप्ति जारी की, टेंडर जारी किया, कोटेशन मंगाया, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा वाला लिया या नहीं लिया, करेक्ट है। दूसरा, अब तुमने वास्तव में उसको पैसा दिया है नहीं दिया, तो उसके बिल वाउचर देखेगी, तो वो रिसिप्ट और वाउचर कहलाएंगे, और वो बिल में देखेगी कि वो बिल सही बना है नहीं बना है, टिन नंबर है नहीं ना है, जीएसटी वाला बिल है या कच्चा बिल किसी ने फर्जी बिल लगा दिया है, या वो उस नाम की वास्तव में कंपनी है भी या नहीं है, ये भी चेक करेगी। और ये भी सही मिला तो ये भी तो चेक करेगी कि भैया कंप्यूटर जो खरीदा है वो कहां है। तो जो हम वस्तु खरीदते हैं वो वस्तु कहां पर दर्ज होती है? स्टॉक रजिस्टर में, स्टॉक पंजी में, तो उसकी भी जांच करेगी। फिजिकल जांच करना संभव नहीं है, पर वो स्टॉक में हमने दर्ज किया, उसी पंजी में दर्ज किया कि नहीं किया, कि हां बाबू ने इतने कंप्यूटर इस कंपनी से प्राप्त किया, उसका सीरियल नंबर ये है, उसका वाउचर नंबर ये है और उसकी IMI नंबर ये है। तो उस तरह से हम फिजिकल उसका वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि हमने वास्तव में उस कंपनी का माल लिया है या नहीं लिया है, क्लियर है। तो प्रॉफिट लॉस की जांच कर लेती है, रिसिप्ट वाउचर की जांच कर लेती है, स्टॉक पंजी की जांच कर लेती है, मैन्युफैक्चरिंग की जांच कर लेती है, क्लियर है। ये सब जो चीजें हैं, ये जांच करने का काम किसका है दोस्तों? कैग का। किसका है? कैग का। तो कैग का ऑडिट में ये सब चीजें देखी जाती हैं। इतना क्लियर हो गया। तो कैग किसकी जांच करता है? विभाग की, उद्यम की, निगम की और कंपनियों की। अब थोड़ी सा देखना, जो POCU होते हैं, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, लोक उद्यम निगम जिसको कहा जाता है, तो लोक उद्यम निगम का जो अवधारणा है वो थोड़ी अवधारणा अलग है दोस्तों। तो ये अवधारणा क्या है, इसको थोड़ी सा समझ लेना तो आपको ये समझना और भी आसान हो जाएगा। देखो, ये गवर्नमेंट है और एक ये सरकारी कंपनी है। कौन सी है? सरकारी कंपनी। और ये है निजी कंपनी, क्लियर है। तो अब थोड़ी समझ लेना कि सरकारी कंपनी जो होती है वो पूरी तरह से किसके नियम फॉलो करती है? गवर्नमेंट के। अगर 1 रुपए भी खर्चा करना है तो किससे अनुमति लेगी? संसद से। मतलब अपने मन से ये कुछ भी नहीं कर पाती। नियम कठोर में इतनी बाउंडेड होती है कि एक कदम भी वो अपने मन से नहीं उठा पाती। इसीलिए सरकारी कंपनियां व्यवसायिक दृष्टि से फ्लॉप हैं। सेवा करने की दृष्टि से तो बहुत अच्छी हैं, जन कल्याण की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं, लेकिन जहां व्यवसाय की बात आती है वो व्यवसायिक मानदंड यहां नहीं रख सकते, इसलिए वो फ्लॉप हैं। जबकि निजी कंपनियां क्या होती हैं कि निजी कंपनियां के अधिकारी कर्मचारियों को लाखों रुपए की छूट होती है, अपने मन से खर्च कर सकते हैं, जहां मौका मिले खर्च कर सकते हैं, आवभगत में तक, हॉस्पिटलिटी में तक खर्च करते हैं। तो इसलिए इनकी निजी कंपनियों की प्रॉफिट की जो पॉलिसी है बहुत अच्छी होती है। तो सरकार ने सोचा क्या हम भी इसकी भांति काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और नई संस्था का गठन किया। उनको कहा जाता है लोक उद्यम या निगम, ठीक है। तो ये ऐसी संस्था होती हैं जो प्रकृति में सरकारी होती हैं, जिसमें पैसा सरकार का लगा होता है, लेकिन काम किसकी भांति करती हैं? निजी की। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको बनाया क्यों? इसको बनाया इसलिए कि सरकार के कठोर नियंत्रण से छुट्टी पाए। तो जब सरकार के कठोर नियंत्रण से छुट्टी ही देनी है और उसके बावजूद इस बात को समझो, देखो दोस्तों कि लोक निगम को बनाने का उद्देश्य क्या है? सरकार के नियंत्रण से छुटकारा। तो फिर हम कैग को जांच में बैठा दें और फिर संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत हो और फिर एक एक बारीकी से इसकी जांच की जाए, तो फिर उसका छोड़ देने का और स्वतंत्र करने का अर्थ ही क्या निकलेगा? इसलिए दोस्तों जब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है संसद में, ध्यान रखना इस बात को विशेष रूप से कि जब संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो संसद की रिपोर्ट दोस्तों 2 जगह जाती है। एक जाती है लोक लेखा समिति, कहां जाती है? लोक लेखा समिति। और दूसरी होती है लोक उद्यम समिति। कौन सी समिति होती है? लोक उद्यम समिति।
तो सरकारी विभाग, जितने सरकारी विभाग वगैरह हैं, इनमें जो भी खर्चा होता है, घोटाला है, उनको लगता है गलत खर्चा किया, तो संसद में जाने के बाद संसद वो कहां भेजती है? लोक लेखा समिति के पास। पर निगम और उद्यम के मामले कहां भेजती है? लोक उद्यम समिति के पास। तो लोक उद्यम समिति अपने मामलों के प्रतिवेदन को पृथक से जांच करता है, तो उनकी स्वायत्तता बनी रहती है और वो अपनी पॉलिसी के अनुरूप ही उसकी जांच करते हैं। इसको नॉर्मल संसद में अपने अनुसार संसद इस पर बहस नहीं करती है और नॉर्मल कमिटियां इसकी जांच नहीं करती हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कैग के द्वारा किया गया कार्य। अब लास्ट इसके छोटे छोटे कार्य हैं दोस्तों, वो थोड़ी सा मैं बताना चाह रहा हूं, उसको समझ लो कि अगर अब यहां देखा जाए तो कैग वास्तव में क्या क्या करता है। तो दोस्तों ये है कैग और ये है हमारा संसद, ठीक है। तो संसद में जो बजट जाता है, ये बजट है जो विभाग बनाते हैं, तो विभाग का बजट जो प्रस्तुत होता है कहां होता है? संसद में। तो इस बजट के लेखाओं का प्रारूप, लेखाओं का प्रारूप, पहली बात, पहला काम, लेखाओं का प्रारूप रखने का काम किसका हो गया? कैग का। आर्टिकल 150, ठीक है। आर्टिकल 150 ये बोलता है कि राष्ट्रपति के कहने पर कैग फॉर्मेट डिजाइन करेगा और उसी फॉर्मेट में विभागों के द्वारा बजट का निर्माण किया जाएगा। पहला काम क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो ये है दोस्तों हमारा पहला कैग का काम। दूसरा, जब बजट यहां प्रस्तुत होता है, तो बजट में जितने भी यहां पर आय और व्यय के आंकड़े होते हैं, वो आय और व्यय के आंकड़े पहले यहां पर सर्टिफाइड करवा लिए जाते हैं। किसके द्वारा सर्टिफाइड करवा लेते हैं? किसके द्वारा? कैग के द्वारा। किसके द्वारा? कैग के द्वारा। देखो, जो विभाग है, तो विभाग क्या करते हैं कि विभाग बजट में ये बताते हैं कि पंखा चाहिए हमको, क्लासरूम के लिए चाहिए, हमें स्कूल के लिए चाहिए, और पंखा मिलता है 25,000 का। तो क्या वो सही है? पंखे की जगह बोलता है कंप्यूटर मिलता है, या डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर, या पाउडर आधारित कंप्यूटर, बहुत सारा का पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब उन सब चीजों का नॉलेज संसद में तो होता नहीं है, विभागों को भी नहीं होता, तो इसलिए वो किसके पास भेजते हैं? कैग के पास, कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो बजट निर्माण के पहले तो बजट निर्माण, ठीक है, इसमें मदद करता है कौन? कैग, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हो गया? बजट निर्माण के समय मदद करता है कैग। क्लियर है दोस्तों? तीसरी बात, जब बजट प्रस्तुत हो जाता है तो बजट में दो हिस्से प्रस्तुत होते हैं दोस्तों। एक हिस्सा नए साल का बजट और एक पुराने साल की समीक्षा। तो जो पुराने साल की समीक्षा है, वो समीक्षा सही है, गलत है, और उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट है, क्या है, या कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसमें एक समिति, लोक लेखा समिति बनाई जाती है दोस्तों, और वो लोक लेखा समिति भी उसकी जांच करती है। और इस लोक लेखा समिति में भी कैग क्या होता है? मित्र मार्गदर्शक होता है। इसको फिर मैं किसी क्लास में बहुत विस्तार से समझाऊंगा कि एक संसद की समिति होती है 22 सदस्य, ठीक है, और उस 22 सदस्य समिति के विपक्ष का नेता अध्यक्ष होते हैं, और इसमें जो मंत्री नहीं हैं वो बैठते हैं, और कैग की प्रस्तुत रिपोर्ट में अगर कोई उल्लेख है कि किसी विभाग ने भ्रष्टाचार किया है, गलत खर्चा किया है, गलत औचित्य से, गलत उद्देश्यों से खर्च किया है, तो उस विभाग को सामने बैठालते हैं और उसकी वाट लगाते हैं प्रश्नों के माध्यम से, और फिर उसकी जांच पड़ताल करके किसको प्रस्तुत करते हैं? संसद को, ठीक है। तो इस समय भी इसका मित्र मार्गदर्शक का रूप कौन करता है? कैग। तो यह हो गया तीसरा काम। अब चौथा काम क्या है दोस्तों? कि बजट पास हो गया, और बजट पास होने के बाद बजट से चालू हो गया खर्चा। क्या हो गया? खर्चा। तो खर्चा में क्या होता है? एक पार्ट आय और एक पार्ट व्यय। टैक्स आएंगे और टैक्स के जो पैसा आएगा वो व्यय होगा। तो इसकी भी जांच कौन करता है? वो करता है कैग। इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे। स्टॉक, पंजी, संचित निधि, लोक लेखा निधि, सबकी जांच करता है। तो यह काम करना भी किसका कहलाता है?
कैग का। अब इसके बाद क्या होता है, जब खर्चा हो जाता है तो खर्चा होने के बाद विभाग अपने लेखाओं को रखता है, अकाउंट रखता है कि मैंने कहां कहां खर्चा किया। तो केवल राज्य के अकाउंट का काम करता है कौन, कैग। केंद्रीय अकाउंट का काम कैग नहीं करता। तो यह हो गया इसका अगला काम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए इसके समस्त काम। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा, क्लियर है। अब सबसे लास्ट बात दोस्तों, सबसे लास्ट और अंतिम जो अपन को ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखना है संसद में इसकी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का ध्यान रखना, आर्टिकल 151 के तहत ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है। किसके मामले में दोस्तों, केंद्र सरकार के मामले में। इसकी रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाती है। किसके मामले में दोस्तों, राज्यों के मामले में। ठीक है, राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है, क्लियर है। और राज्यपाल यह रिपोर्ट विधान मंडल या विधानसभा, अगर मंडल है तो मंडल और अगर एक सदनी है तो विधानसभा में प्रस्तुत करता है। जब ये रिपोर्ट संसद और विधानमंडल में चली जाती है तो ये रिपोर्ट इसके बाद जाती है दोस्तों दो जगह। एक जाती है लोक लेखा समिति। किस पे जाती है, लोक लेखा समिति। और एक होती है लोक उद्यम समिति। ठीक है, तो केंद्र सरकार में भी यही और राज्य सरकार में भी यही काम होता है। ठीक है, तो इस संसद के द्वारा रिपोर्ट लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा समिति सामान्य विभागों की जांचों से संबंध में देखती है। और जो लोक निगम उद्यम होते हैं उसके संबंध में पीओयू जो होते हैं वो, उसके बारे में कौन देखता है, लोक उद्यम समिति। और लोक लेखा और लोक उद्यम समिति अपनी रिपोर्ट फिर पूरी करके फिर वापस किसको दे देती है, संसद को। तो फिर आ जाती है संसद में और संसद में बहस होती है। और बहस होने के बाद फिर विचार विमर्श होने के बाद फिर डिसीजन होता है कि ये रिपोर्ट को मान्य कर लिया जाए, सही है तो सही है, और भ्रष्टाचार उजागर होता है तब फिर यहां पर बहस होने के बाद फिर उस पर एफआईआर और कानूनी कार्यवाही के लिए, आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा विवेचन कैग के बारे में। काफ़ी डेप्थ में है, परंतु आज के पीएससी और अन्य एग्जामों की प्रकृति दिन प्रतिदिन बहुत कठिन होती जा रही है, प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों मेरा कहना है कि कहीं भी किसी भी तरह हमारे हाथ में चूक ना हो, हम कहीं छूट ना जाएं, वो ध्यान में रखना है। अब लास्ट बात दोस्तों, लास्ट बात याद रखना, ठीक है। तो लास्ट बात यह है, इसको ध्यान रखना, नगर निगम। क्या है, नगर निगम। तो दोस्तों नगर निगम क्या है, ये है स्थानीय स्वशासन। क्या है, स्थानीय स्वशासन। हमको पता है कि स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण और शहरी तीन प्रकार के होते हैं। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, और शहरी प्रशासन में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो जो नगर पालिका, नगर निगम है, तो ये नगर निगम साउंड कैसे होती है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन, खाद्य निगम, लोग बोलते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, वैसा हमारी साउंड होती है। परंतु लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट करने का काम कैग का नहीं है। स्पष्ट बताया है कि जब तक राष्ट्रपति ऐसा पृथक से आदेश ना दे तब तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन का, ग्राम पंचायतों का ऑडिट ये नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये काम इसका नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तरीका पसंद आया हो तो अच्छे कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट याद रखना है ब्रिटेन से, सॉरी दोस्तों स्टार्ट में याद रखना है आपको कहाँ से, संविधान से, भाग 5 आर्टिकल 148, फिर राष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम कौन थे, नरहरि राव। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। थैंक यू दोस्तों।